Assalamu alaikum, dear student. Today, inshallah, we will discuss our lecture number 29. Our new topic, our chapter 13, regression and correlation. तो ये हमारा चैप्टर नंबर 13 है, ठीक है. रिग्रेशन एंड कोरिलेशन. रिग्रेशन का मतलब क्या है, कोरिलेशन का मतलब क्या है. अभी सिंपल मीनिंग बताता चलूँ, फिर इंशाल्लाह डिटेल में इसकी डिस्कशन के साथ इसकी डेप्थ सीखते जाएंगे. रिग्रेशन का मतलब सिंपल ये है, ये एक एस्टिमेटेड लाइन है. इंडिपेंडेंट वेरिएबल की मौजूदगी में डिपेंडेंट वेरिएबल को फाइंड करने का नाम रिग्रेशन एनालिसिस है. यानी कि अगर हमें एक वेरिएबल गिवन हो, एक वेरिएबल के बारे में पता हो और हमें दूसरे वेरिएबल के बारे में जानना है, तो इसको रिग्रेशन एनालिसिस कहते हैं. इसके लिए रिग्रेशन लाइन बनानी पड़ती है उस डिपेंडेंट वेरिएबल को जानने के लिए. कोरिलेशन क्या है? हम रिग्रेशन एनालिसिस के लिए जिन दो वेरिएबल्स को सिलेक्ट करते हैं, उन दोनों वेरिएबल्स में आपस में रिलेशनशिप क्या है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, या रिलेशनशिप ही नहीं है. अगर रिलेशनशिप है तो उसकी स्ट्रेंथ क्या है, यानी कि एक वेरिएबल दूसरे वेरिएबल को कितना अफेक्ट करेगा, ये बताता है कोरिलेशन. Simply to say, a regression is an estimated line which describe the dependent variable in the presence of independent variable. और जबकि correlation depict the relationship between that two particular variables. ठीक है. रिग्रेशन को फर्दर समझाता हूँ. इसकी ज़रा एग्जांपल ले लेते हैं ज़रा, ठीक है. फिर एग्जांपल से इंशाल्लाह बात ज़रा समझ आ जाएगी. एग्जांपल ये है कि हमने दो वेरिएबल्स ले लिए, ठीक है. एक सेल ले ली और एक हमने एडवर्टीजमेंट ली. दो वेरिएबल्स है मेरे पास, ठीक है. सेल इन 1000 ले लेते हैं. हमने कहा सेल इन 1000 है. हमने कहा कि अगर मैं चाहता हूं कि 100,000 की सेल हो, मेरी 1,00,000 की सेल हो, तो 1,00,000 की सेल के लिए अज्यूम करें कि मुझे 10,000 की एडवर्टीजमेंट करनी पड़नी. तो एडवर्टीजमेंट भी इन 1000 ले लेते हैं, ज़रा 10,000 की करनी पड़े. यानी कि मैंने 10,000 की एडवर्ट, क्योंकि हमें पता है कि आजकल डिजिटल दौर है. जब तक आप अपनी प्रोडक्ट को डिस्प्ले नहीं करोगे, कंज्यूमर नहीं खरीदेगा. मार्केट में इतना कंपटीशन है, कंज्यूमर को क्या पता कौन सी चीज़ नहीं आई है. कि जब अर्ली मार्केट्स कम थी, तो कोई भी जो नई चीज़ आती थी मार्केट में, कंज्यूमर को पता चल जाता था कि यार हाँ ये पहले नहीं थी, अब पता नहीं कहाँ से आ गई है, तो लेट्स ट्राई. तो इस चक्कर में वो ख़रीद लिया करता था. अब कंपटीशन इतना ज़्यादा है, सब्स्टिट्यूट गुड्स इतनी ज़्यादा है, तो कंज्यूमर को पता नहीं चलता कि भाई ये नहीं आई है, पता नहीं कब से पड़ी है, क्या सूरत हाल है, पता नहीं कैसे कैसे नहीं होगी. तो कंपनीज को ना अपनी प्रोडक्ट को सेल करवाने के लिए एडवर्टीजमेंट करनी पड़ती है. तो जितनी वो एडवर्टीजमेंट अच्छी करेंगे, उतनी क्विक रिस्पांस उनको मिलता है, उतनी उनकी प्रोडक्ट जल्दी सेल हो जाती है. तो इसलिए हमने देखा होगा कि एडवर्टीजमेंट ज़रूरी है. मतलब कोई ब्रोशर के स्टाइल में हो सकती है, कोई इलेक्ट्रॉनिक मीडिया यूज़ कैसे हो सकती है, कोई सोशल मीडिया के थ्रू एडवर्टीजमेंट की जाती है, वॉट एवर द फॉर्म यूज बाय द कंपनी, ठीक है. लेकिन एडवर्टीजमेंट एक ज़रूरी पार्ट है अपनी प्रोडक्ट को सेल करने का, ठीक है जी. तो कंपनी ने कहा 1,00,000 की सेल के लिए तो भाई 10,000 हमारे लग रहे हैं. फिर उन्होंने कहा कि अगर ना हम 2,00,000 की सेल चाहते हैं, तो कंपनी ने कहा कि उसके लिए तो हमने 16,000 की एडवर्टीजमेंट की, तो 2,00,000 की सेल होगी हमारी. ये कंपनी अपने कंफर्म रिकॉर्ड्स बता रही है. फिर कंपनी ने कहा कि ना हम ना 250 की जब सेल हमने करना चाहिए, तो हमारे ना 18,000 की एडवर्टीजमेंट लगी, ठीक है. इसके बाद कंपनी जानना चाहती है कि अगर हमारी
अगर हम जानना चाहते हैं कि हमारी 1 मिलियन की सेल हो, अगर हम चाहते हैं 2.5 लाख से डायरेक्ट हम चाहते हैं कि 10 लाख की सेल हो जाए, तो इस 10 लाख की सेल के लिए मुझे कितनी एडवर्टीजमेंट करनी पड़ेगी? अब क्वेश्चन मार्क लग गया, अब क्वेश्चन मार्क लग गया। इस 10 लाख की से हम कंपनी ने कहा हम चाहते हैं, स्ट्रेटिशियन हम चाहते हैं कि 10 लाख की सेल हो हमारी। इस 10 लाख की सेल करने के लिए बताओ हमें कितनी एडवर्टीजमेंट करनी चाहिए? क्या ख्याल है, हम पास हिस्ट्री को देखते हुए ये अंदाजा लगाएं? भाई जब आप 1 लाख की सेल कर रहे थे तो 10,000 आपका लग रहा था, 2 लाख की सेल के लिए 16 लग रहा है, 2.5 के लिए 18, फिर 3 के लिए 20, फिर 3.5 के लिए 22। क्या हम इस तरह कैलकुलेशन करेंगे? अगर इसी तरह कैलकुलेशन करनी होती, क्या ये कैलकुलेशन वो नहीं कर सकते थे? हमारा क्या काम फिर, हमारा क्या बीइंग अ स्टैटिस्टिक्स, बीइंग अ स्टैटिशियन, हमारा क्या रोल प्ले होगा यहाँ पर? ये काम तो वो भी कर सकते हैं। तो हम कहेंगे भाई हमने अंदाज़ा लगाया, हमारे अंदाजे से तकरीबन 35,000 आप सारे सारे खर्च कर लो या 40,000 कर लो। उसने कहा भाई ये अंदाजे तो हम भी लगा सकते हैं, हम चाहते हैं थोड़ी सी एक्यूरेसी आए, थोड़ा सा रिलायबल इंफॉर्मेशन हो, ऐसी इंफॉर्मेशन हो हमारे पास कोई स्टैंडर्ड फार्मूला बन जाए, हम अपनी मर्जी से जब, जैसे कि अभी हमने एक क्वेश्चन पूछा ना 10 लाख का, अगर हम चाहते हैं 50 लाख तक, अब आप कैसे अंदाजा तुक्का लगाओगे? तो अब वहां पे तो तुक्का तो नहीं लगेगा। तो हमें कोई ऐसा स्टैंडर्डाइज फार्मूला बता दो कि बस हम एक आधा वेरिएबल चेंज करें, आंसर ऑटोमेटिकली आ जाए। तो स्टैटिस्टिशियन क्या कोई मसला नहीं है, बिल्कुल हम इंशाल्लाह आपका फार्मूला बना देंगे। ठीक है, तो अज्यूम कर लें कि ये हमारे पास वेरिएबल x है, ये वेरिएबल हमारे पास y है। ठीक है जी। तो फर्स्ट केस क्या हुआ, उन्होंने पूछा कि हम ना 1 मिलियन की सेल चाहते हैं, बताओ कितनी एडवर्टीजमेंट करें। इसका मतलब वो किसको पूछना चाह रहे हैं? एडवर्टीजमेंट को पूछना चाह रहे हैं। ठीक है, तो यहां से हम एक रिग्रेशन लाइन बनाएंगे। याद रखिएगा, जिसको फाइंड करना है, जिसको फाइंड करना है, जिसको एस्टिमेट करना है, लाइन हमेशा उससे बनती है। यहाँ पे हमने किसको फाइंड करना है? y को, तो हमेशा यहाँ पे y की लाइन बनेगी। तो यहाँ से हम एक रिग्रेशन लाइन बनाएंगे। वो रिग्रेशन लाइन क्या है? y हैट इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स। ये a क्या, b क्या, x क्या, इसमें y क्या, ये इंशाल्लाह अभी सारी डिटेल में बात करेंगे। लेकिन इसके लिए जो इस एनालिसिस के लिए जो रिग्रेशन लाइन बनाऊंगा वो ये वाली बनाऊंगा। देखें किसको फाइंड करना था? y को, तो मैंने y वाली लाइन बनाई। तो y वाली लाइन बनती है y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स के साथ। ये क्वेश्चन रिवर्स भी हो सकता है। अच्छा, ये लाइन तो समझ लगी ना आपको, ये कैसे बनी होगी? ठीक है, क्योंकि y को फाइंड करना है तो y की ये लाइन होती है y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स में a क्या, b क्या, x क्या, y इटसेल्फ क्या, ये इंशाल्लाह भी डिटेल में बात करेंगे। सबसे पहले सिर्फ बताऊंगा कि इसको फाइंड करने के लिए लाइन कौन सी चूज करनी है आपने। ये कहानी इस तरह भी हो सकती थी। तो यहां से हमने देखा कि एक लाइन तो हमारे पास बन गई, वो ये है कि y हैट इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स। ठीक है, मैं इसको रिमूव कर रहा हूं जरा। ये क्वेश्चन कैसे भी तो हो सकता था कि अगर वो पूछते कि भाई 18,000 की एडवर्टीजमेंट हम करें तो सेल हमारी 2.5 लाख तक पहुंच जाती है, अगर हम 50,000 की एडवर्टीजमेंट करें बताओ हमारी सेल कहां तक पहुंचेगी। क्वेश्चन ये भी तो हो सकता है, दोनों तरफ से चल सकता है। 50,000 की सेल करें बताओ, 50,000 की एडवर्टीजमेंट करें बताओ सेल कितनी होगी। अगर हम 1 लाख की एडवर्टीजमेंट करें, 1 लाख की एडवर्टीजमेंट करें बताओ सेल कितनी होगी, ये भी तो क्वेश्चन है। तो अब इस सिनेरियो में बताएं क्या, किसको पूछना चाह रहे हैं, किसको फाइंड करना चाह रहे हैं? हम सेल को फाइंड करना जा रहे हैं। हम चाहते हैं कि बताओ सेल हमारी कितनी होगी, जबकि एक वेरिएबल हमारे पास गिवन है, बताओ ये वाला वेरिएबल्स क्या होगा। अब देखिए इस केस में हमें क्या फाइंड करना है? x। तो हमें पता है कि जिसको हमें फाइंड करना है उसके साथ रिग्रेशन लाइन बनती है। तो रिग्रेशन लाइन एक और बनी, वो क्या है? x के साथ, x हैट इज इक्वल टू a प्लस बी, यहाँ पर y आ जाएगा। तो याद रखिएगा रिग्रेशन एनालिसिस में 2 लाइंस बनती हैं, एक जिसको हमने फाइंड करना है, जैसे कि वेरिएबल y है तो ये वेरिएबल y के साथ लाइन बन गई।
अगर हमने एक्स को फाइंड करना है तो हम वेरिएबल एक्स को हम क्या करेंगे, फाइंड कर लेंगे। ठीक है जी। अब बात करते हैं इसमें इन पूरे ये जो हमने डिस्क्राइब किया एक फॉर्मूला, इसमें हर एक का मतलब क्या। ठीक है, सबसे पहले बात कर लेते हैं इस बी का, जो सबसे इंपॉर्टेंट है। मतलब इस पूरे रिग्रेशन में सबसे जो इंपॉर्टेंट है, जो बच्चों को तंग करता है, वो बी है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बी है। ठीक है, तो बी की वाली बात कर लेते हैं। ये बी है क्या? अच्छा, ये वाला बी और यहाँ से ये वाला बी सेम है। ये वाला ए और इसका ए सेम है। हाँ, ये सेम है, इनकी कहानी सेम ही है। ठीक है, बस थोड़ा सा फर्क आएगा। सबसे पहले मैं बी की बात कर रहा हूँ। बी जो है ये इस लाइन की स्लोप है। ये स्लोप है, ये स्लोप ऑफ द लाइन है। और आपको पता है स्लोप को ग्रेडियंट भी कहते हैं। ठीक है, सारे आपका नाम पता ही है। ठीक है, ये बी स्लोप है। ठीक है, तो नंबर 1 ये तो स्लोप आ गई, इसका एक नाम है स्लोप। दूसरा इसका अपना नाम है। वो अपना नाम इसका क्या है? इस बी को रिग्रेशन कोफिशिएंट कहते हैं। क्या कहते हैं? रिग्रेशन कोफिशिएंट कहते हैं। ये रिग्रेशन कोफिशिएंट है। और बी ये वेरिएबल पर यूनिट के बारे में बात करती है। हमेशा पर यूनिट के बारे में बात करता है। वेरिएबल पर यूनिट के बारे में बात करता है। वेरिएबल पर यूनिट के बारे में मतलब क्या होता है कि एक यूनिट चेंज होने से, एक्स का एक यूनिट चेंज होने से बताओ वाई कितना चेंज होगा। ये वाले क्वेश्चन भी कर रहा होता है। तो बस बी इतना ही है। ठीक हो गया? तो अब चलते हैं ए की तरफ। ए कौन है? बी क्योंकि वेरिएबल है, ए यहाँ पे फिक्स है। ए फिक्स होता है, कांस्टेंट होता है। दूसरा, ए यहाँ पे वाई इंटरसेप्ट है। ए यहाँ पे वाई इंटरसेप्ट, यानी कि अगर ये एक्स 0 हो गया तो ए वाई के इक्वल आ जाता है। ठीक है, तो अब इस तरफ आ जाते हैं। अच्छा सॉरी, अब ये वाई हैट रह गया। ये जो वाई हैट होता है ना, ये जो वाई हैट है, बस यहाँ पे लिख दो, यहाँ पे लिख देता हूँ। ये जो वाई हैट है ये डिपेंडेंट वेरिएबल है। डिपेंडेंट वेरिएबल है जो कि डिपेंड कर रहा है इस सारी वैल्यूज के ऊपर। और x जो है यहाँ पे ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो याद रखिएगा, जिसको फाइंड करना होता है वो हमेशा डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, जबकि इंडिपेंडेंट वेरिएबल हमेशा हमें गिवन होता है। सेम विद द केस, x यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल, y यहाँ पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल, b यहाँ पे स्लोप रिग्रेशन कोफिशिएंट है, a यहाँ पे कांस्टेंट है। यानी कि a और b में कोई फर्क नहीं है, बस a का फर्क यह है अगर a y के साथ आएगा तो a y इंटरसेप्ट है, अगर a x के साथ आ रहा है तो a जो है वो x इंटरसेप्ट है। बस क्लियर? तो ये हमारे पास रिग्रेशन लाइंस होती हैं दो, एक ये वाली और एक ये वाली। ठीक है, तो एग्जामिनर मुख्तलिफ क्वेश्चन हमसे पूछता है और ये रिग्रेशन लाइंस हमसे बनवाता है। एग्जामिनर कहता है कि रिग्रेशन लाइंस बना दो। तो रिग्रेशन लाइन बनाने के लिए ना कोई मसला नहीं आता सवाई इस बी के। ये बी सबसे मुश्किल है। बस जिसको बी कैलकुलेट करना आ गया उसको पूरा चैप्टर 13 आ गया। अब बी कैलकुलेट करना कितना आसान है, आइए देखते हैं। इस बी को कैलकुलेट करने के तकरीबन 4 फार्मूलाज हैं। 4 फार्मूला से बी कैलकुलेट होता है। तो इन चारों फार्मूलाज को आपने याद रखना है, क्योंकि चारों फार्मूलाज याद होंगे तो बी याद होगा, वरना इसने याद नहीं होना। ठीक है, तो चारों फार्मूलाज लिखते हैं, उसके बाद थोड़ी बात करते हैं। और इन चारों फार्मूलाज को आपने सबसे पहले अच्छे तरीके से मेमोराइज कर लेना है। जितने अच्छे तरीके से ये फार्मूला, अच्छा ये चैप्टर 13 से फार्मूले की गेम है, जितने अच्छे फार्मूलाज याद होंगे उतना ही ये चैप्टर ग्रिप में आ जाएगा। बिल्कुल कोई गलती नहीं होने वाली है। अगर आपको फार्मूलाज भूल जाएंगे, आपको पता ही नहीं चलना इस क्वेश्चन में कौन सा फार्मूला अप्लाई होना है। ठीक है जी,
तो आपने इस चैप्टर में, पर्टिकुलर इस चैप्टर के लिए अच्छे तरीके से फॉर्मूलाज को याद रख लेना, ठीक है जी। हमारे पास दो तरह की लाइन है, रिग्रेशन लाइन दो तरह की होती है। एक रिग्रेशन लाइन y on x, एक रिग्रेशन लाइन x on y, ठीक। और साथ साथ मैं r, ये जो r है ये कोरिलेशन कोफिशिएंट होता है हमारे पास, साथ साथ इसके भी फॉर्मूलाज लिखते जा रहा हो तो, ठीक है, ताकि इसकी भी कैलकुलेशन करना हमारे लिए ज़रा आसान हो जाए, ठीक है जी। तो ये जो y on x है, ये रिग्रेशन लाइन, ये हमारे पास रिग्रेशन लाइन है, ठीक है जी। रिग्रेशन लाइन y on x और ये रिग्रेशन लाइन x on y, और ये हमारे पास जो r होता है ये कोरिलेशन कोफिशिएंट होता है। अब इसका सिर्फ फॉर्मूलाज लिख रहे हैं, तो इंशाल्लाह इसके बाद डिटेल डिस्कशन करेंगे। ये कोरिलेशन कोफिशिएंट होता है। ठीक है जी। तो पहले फॉर्मूले की बात करते हैं। ये सारे के सारे जो फॉर्मूलाज मैं लिखने जा रहा हूं, ये सारे के सारे फॉर्मूलाज वो जो बी है ना, बी रिग्रेशन कोफिशिएंट, ये जो रिग्रेशन कोफिशिएंट बी है ये उसके फॉर्मूलाज हैं सारे के सारे। यानी कि बी को हमने कैसे कैलकुलेट करना है, स्लोप को या रिग्रेशन कोफिशिएंट को कैसे सॉल्व करना है हमने। तो सबसे पहले लाइन y on x है, तो जो बी भी फाइंड करूंगा वो y on x वाला ही करूंगा। तो पहला फॉर्मूला है स्टैंडर्ड डेविएशन एक्स वाई डिवाइडेड बाय वेरिएंस ऑफ एक्स, ठीक है जी। तो लाइन एक्स में खत्म हो रही है, डिनोमिनेटर में भी वेरिएंस ऑफ एक्स आएगा, ठीक है। तो ये स्टैंडर्ड डेविएशन एक्स वाई ये कोवेरियंस है, इसको कोवेरियंस बोलते हैं। इसकी डेरिवेशन नहीं है, लेकिन इसका एक फॉर्मूला है जो कि मैं आपको एंड में बताऊंगा, ठीक है। तो ये y on x का फॉर्मूला हो गया। अब x on y के लिए देखते हैं, तो ये b y on x है, अब आ जाएगा b x on y। तो सेम फॉर्मूला, कोवेरियंस सेम रहेगा। ये लाइन y पे खत्म हो रही है, तो वेरिएंस ऑफ y आ जाएगा यहाँ पर, सही है। और जो r होता है ना, इन दोनों लाइन का ज्योमेट्रिक मीन होता है, इन दोनों लाइन का ज्योमेट्रिक मीन होता है। तो r के लिए क्या करना है आपने, कोवेरियंस ऊपर वाला एज इट इज आ जाएगा, और यहाँ पे इन दोनों का क्या करना है आपने, ज्योमेट्रिक मीन ले लेना। वेरिएंस ऑफ x मल्टीप्लाई बाय वेरिएंस ऑफ y, ये आ जाएगा, ठीक है जी। ये एक फॉर्मूला हो गया b कैलकुलेट करने का, जबकि कोवेरियंस और वेरिएंस एग्जामिनर गिवन करते हैं। सेकंड फॉर्मूला b y on s का वो है n समीशन एक्स वाई माइनस समीशन एक्स समीशन वाई, एक्स पे ख़त्म हो रहा है, तो n समीशन एक्स स्क्वायर माइनस समीशन एक्स होल स्क्वायर। ये हमारे पास फॉर्मूला है b y on x कैलकुलेट करने का, ठीक है जी। तो अब देखते हैं x on y का फॉर्मूला क्या होता है। ये b y on x है, b x on y आ जाएगा, न्यूमरेटर सेम रहेगा, n समीशन एक्स वाई
माइनस समीशन एक्स समीशन वाई, ये वाई पे ख़त्म हो रहा है तो डिनोमिनेटर में वाई आ जाएगा, एन समीशन वाई स्केयर माइनस समीशन वाई होल स्केयर आ जाएगा यहाँ पर, सही है। और आर के लिए क्या क्या होगा, इनका दोनों का ज्योमेट्रिक मीन हो जाएगा। तो आर के लिए न्यूमरेटर तो सेम होगा, एन समीशन एक्स वाई माइनस समीशन एक्स समीशन वाई, तो ज्योमेट्रिक मीन एक तरफ आ जाएगा एक्स वाला पोर्शन, एक तरफ आ जाएगा वाई वाला पोर्शन। तो एन समीशन एक्स स्क्वायर माइनस समीशन एक्स होल स्क्वायर और एन समीशन वाई स्क्वायर माइनस समीशन वाई होल स्क्वायर आ जाएगा। ये हमारे पास हो गए दो फॉर्मूला, ठीक। फिर हमारे पास तीसरा फॉर्मूला एक, तीसरा फॉर्मूला देखते हैं जरा। तीसरे फॉर्मूले में हमारे पास बी वाई वन एक्स आ जाएगा समीशन एक्स माइनस एक्स बार वाई माइनस वाई बार, एक्स पे ख़त्म हो रही है तो डेविएशन एक्स स्क्वायर के साथ आ जाएगी, समीशन एक्स माइनस एक्स बार होल स्क्वायर, ये हमारे पास आ जाएगा। और फिर बी एक्स एंड वाई के लिए न्यूमरेटर सेम रहेगा, समीशन एक्स माइनस एक्स बार वाई माइनस वाई बार, और यहाँ पे समीशन वाई माइनस वाई बार होल स्क्वायर आ जाएगा। और आर के लिए क्या होगा, न्यूमरेटर सेम, समीशन एक्स माइनस एक्स बार वाई माइनस वाई बार, और नीचे दोनों आ जाएंगे स्क्वायर रूट के साथ, स्क्वायर रूट ऑफ समीशन एक्स माइनस एक्स बार होल स्क्वायर और समीशन वाई माइनस वाई बार होल स्क्वायर, ठीक है। और लास्ट फॉर्मूला है हमारे पास बी वाई वन एक्स का, उसमें कोरिलेशन और रिग्रेशन कोएफिशिएंट और आर और बी इकट्ठे आ रहे हैं इस फॉर्मूले में। तो बी वाई वन एक्स है आर मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स वाई स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स, और बी एक्स एन वाई है आर स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई। और यहाँ पर क्या करना है आपने, आर में इन दोनों बी एक्स वन वाई बी वाई एक्स का ज्योमेट्रिक मीन ले लेना, बी वाई वन एक्स मल्टीप्लाई बाय बी एक्स वन वाई। ये आपने सारे फार्मूलाज याद करने हैं, ठीक है। अभी कुछ कोवेरियंस के फार्मूलाज रह गए, वो इंशाल्लाह जब मैं क्वेश्चन करवाऊंगा उसके साथ मैं करवा दूंगा, और रैंक के कुछ फार्मूलाज रह गए, ठीक है। तो ये सारे के सारे आपने फार्मूलाज याद करने, ये फार्मूलाज बी को कैलकुलेट करें। तो बी को कैलकुलेट करने के 4 फार्मूलाज हैं बी वाई एन एक्स के, 4 फार्मूलाज हैं बी एक्स एन वाई के, और ये 4 फार्मूलाज हमारे पास आर के। तो ये फार्मूलाज जितने अच्छे तरीके से, फिर मैं कह रहा हूँ कि जितने अच्छे तरीके से ये फार्मूलाज याद होंगे उतना अच्छे तरीके से हम इस चैप्टर को कर पाएंगे, ठीक है जी। तो अभी एक क्वेश्चन सॉल्व करवाता हूँ इस फॉर्मूले से, और रिग्रेशन लाइन सॉल्व करना सिखाता हूँ, ठीक है। अच्छा, उस रिग्रेशन लाइन सॉल्व करने से पहले ये बी के तो सारे फॉर्मूलाज हो गए ना कि बी इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है। तो अगर हमें ए कैलकुलेट करना हो, यानी कि ए वाई ऑन एक्स, यानी कि अगर हमें ए वाई ऑन एक्स यानी कि वाई इंटरसेप्ट फाइंड करना, तो उसका फॉर्मूला होता है मीन ऑफ वाई माइनस बी। अच्छा, अगर ए वाई ऑन एक्स से याद रखेगा बी भी
लाइन वाई होना, अगर ए जो है वाई एक्स की लाइन का है तो बी भी वाई एक्स की लाइन का लेना है। तो वाई बार यानी कि मीन ऑफ वाई माइनस बी, और यहाँ पर आ जाएगा मीन ऑफ एक्स, ठीक है जी। और इस लाइन के लिए क्या आ जाएगा, ए एक्स ऑन वाई है, तो जिसकी लाइन होगी एक्स ऑन वाई की लाइन होगी तो एक्स पहले आएगा, मीन ऑफ एक्स माइनस बी एक्स ऑन वाई, और यहाँ से आ जाएगा मीन ऑफ वाई आ जाएगा, ठीक है जी। तो ये हमारे पास इंटरसेप्ट के फॉर्मूलाज हो गए, ठीक है। तो आपने इनको भी देख लेना। तो ए भी आ गया हमारे पास, बी भी आ गया, एक्स और वाई पहले हमारे पास मौजूद होंगे। तो एक क्वेश्चन ज़रा रिग्रेशन का सॉल्व कर लेते हैं हम, ठीक है जी, ताकि थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ जाए। वही सेल और एडवर्टीजमेंट ले लेते हैं, सेल और एडवर्टीजमेंट। ठीक है, सेल 1000 में, एडवर्टीजमेंट भी 1000 में है, ठीक है जी। तो ये हमारे पास चल रही है, लेट्स से के 50, 60, 65, 70। एडवर्टीजमेंट है हमारे पास 2, 4, उसके बाद 8 और 10 है हमारे पास, ठीक है जी। तो ये हमारे पास वेरिएबल x आ गया, ये वेरिएबल y आ गया, ठीक है जी। तो एग्जामिनर ने कहा कि फाइंड रिग्रेशन लाइन, फाइंड रिग्रेशन लाइन, फाइंड नंबर 1 ऑप्शन है रिग्रेशन कोफिशिएंट। एग्जामिनर ने कहा इसका जरा रिग्रेशन कोफिशिएंट तो फाइंड कर दो। फिर एग्जामिनर ने कहा y इंटरसेप्ट फाइंड कर दो। फिर एग्जामिनर ने कहा फाइंड रिग्रेशन लाइन, फाइंड रिग्रेशन लाइन y ऑन x की रिग्रेशन लाइन बना दो। तो हमें ये सारी चीज़ें बनानी पड़ेंगी, ठीक है। तो इन सारी चीज़ें बनाने के लिए हमें सबसे पहले रिग्रेशन कोफिशिएंट फाइंड करना है। तो रिग्रेशन कोफिशिएंट क्या है, हमें पता है हमारा b जो है रिग्रेशन कोफिशिएंट है। अब b का फॉर्मूला क्या है, लाइन कौन सी, y ऑन x, तो b y ऑन x का फॉर्मूला क्या, ये वाला। तो ये वाला फॉर्मूला हमें अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। तो मुझे पता है कि b का फॉर्मूला क्या है, n समीशन एक्स वाई माइनस समीशन एक्स समीशन वाई n समीशन एक्स स्क्वायर माइनस समीशन एक्स होल स्क्वायर, ठीक हो गया। तो सबसे पहले हमें चाहिए x और y, तो हमें एक कॉलम बनाना पड़ेगा x और y का। उसके बाद समीशन x और x स्क्वायर चाहिए, एक और कॉलम बनेगा एक्स स्क्वायर का। तो हमारे पास सारे आंसर आ जाएंगे। सबसे पहले एक्स और वाई, 250 जार 100, 6 4 जार 24, 65 इंटू 8 5, 20, 10 इंटू 70 700। एक्स का स्क्वायर करते रहो, 50 का स्क्वायर करते रहे, 50 का स्क्वायर किया, 60 का स्क्वायर किया 3600 हो गया, 65 का स्क्वायर किया, 70 का स्क्वायर किया, फिर इस फॉर्मूले में आ जाए, ठीक है। कहता है एक्स वाई का समीशन ले लो, एक्स वाई का समीशन, इसका समीशन और समीशन वाई का समीशन और इस एक्स का, सबका समीशन ले लें। इन सबका समीशन ले लेंगे तो हमारे पास ये वैल्यूज आ जाएंगी। फिर इस वैल्यूज को इस फॉर्मूला पुट करके बी आ जाएगा। तो एक्स का सम लेते हैं, 50, 60, 65 और 70। आंसर आ गया 245, 245। और y का सम करें,
8 10 20 24 24 एक्स वाई का सम करते हैं 100 240 1560 एक्स स्क्वायर का सम करते हैं 15225 आगे वैल्यूज सारी वैल्यूज को फॉर्मूले में पुट कर दें। अब यहाँ से हमारा आंसर फिर आ जाएगा। ठीक है जी। तो n कितना है, 4 वैल्यूज हैं n 1 2 3 4 n इज 4 समीशन एक्स वाई 1560 समीशन एक्स 245 समीशन वाई 24 n4 एक्स स्क्वायर का समीशन 15225 माइनस समीशन एक्स कितना है 245 उसका स्क्वायर किया। ठीक है। तो इस सब को जब हमने सॉल्व किया तो आंसर आ गया हमारे पास बी वाई ऑन एक्स का 0.41 0.41। तो ये हमारे पास बी आ गया। ठीक है। तो ये हमारे पास आंसर ये बी वाला आ गया। इसका आंसर क्या आ गया 0.41। अब मुझे y का इंटरसेप्ट चाहिए। जब y का इंटरसेप्ट चाहिए फॉर्मूला क्या होता है a y ऑन x का y बार माइनस बी वाई ऑन एक्स एक्स बार। व्हाट इज y बार? y बार क्या होता है मीन है ना, मीन है। तो मीन का फॉर्मूला होता है समीशन y ओवर n है ना। तो डायरेक्ट कर लो समीशन y कितना है 24 तो डिवाइड बाय 4 तो 24 डिवाइड बाय 4 किया तो मीन कितना आ गया हमारे पास। देखे ना ये जो मीन है ये समीशन y ओवर n से मीन बना होगा ना। तो समीशन y कितना 24 डिवाइड बाय 4 आंसर इज 6। तो डायरेक्ट इस मीन की जगह डायरेक्ट आप 6 लिख लीजिएगा। बी वाई एन एक्स कितना अभी फाइंड किया। ठीक है। और मीन ऑफ एक्स कितना है, एक्स कितना 245 तो 245 डिवाइड बाय 4 किया तो मीन ऑफ एक्स कितना आया 61.25। इस आपको सॉल्व करें 6 माइनस 0.41 बाय 25 तो आंसर आ गया माइनस 19.1। तो ये हमारे पास ए वाई एन एक्स आ गया जो कि ये वाला आंसर। अब लास्ट रह गया रिग्रेशन लाइन। हमें पता है रिग्रेशन लाइन क्या होती है। रिग्रेशन लाइन ये होती है वाई एन एक्स की है तो ये रिग्रेशन लाइन है वाई हैट इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स। तो वाई हैट ही रहेगा ए कितना माइनस 19.1 प्लस बी कितना 0.41 0.41 एक्स ये एक्स है। तो ये हमारे पास आ गया हमारा रिग्रेशन लाइन का आंसर। ठीक है। तो इस तरह आप लोगों ने ये सारे के सारे क्वेश्चंस को इस तरह सॉल्व करना है कि ये हम कैसे सॉल्व किया करेंगे। ठीक है। तो आज इसी तरह प्रैक्टिस कीजिएगा। कल इंशाल्लाह ताला इस बी को सॉल्व करने का और इस ए को सॉल्व करने का इंशाल्लाह आपको शॉर्टकट बताऊंगा इंशाल्लाह। ठीक है। तो आज के लिए वीडियो के लिए इतना काफ़ी है। इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। स्पेशली रिक्वेस्ट ये है आज इन सारे फार्मूलाज को अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा। जिस स्टूडेंट ने इन फार्मूलाज को अच्छे तरीके से याद कर लिया उसके लिए श्योरिटी है कि चैप्टर 13 उसके लिए नहायत आसान हो जाएगा। फिर से कह रहा हूँ इन फार्मूलाज को याद करना मुश्किल है थोड़ा सा, और जो याद कर लेगा इतना मुश्किल नहीं है, थोड़ा सा टाइम लगेगा याद हो जाएंगे। और बच्चों को थोड़ा सा चैप्टर मुश्किल इसलिए लगता है फार्मूला भूल जाते हैं, उनको पता नहीं चलता कि इस क्वेश्चन में अब मैं कौन सा फार्मूला लगाऊं, क्योंकि फार्मूला याद नहीं होते फिर वो परेशान होते हैं कि सर हमें समझ नहीं आ रही है। अगर आप चाहते हैं चैप्टर आपको बेहतरीन समझ आए बेहतरीन से फार्मूलाज याद कर लें। ठीक है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।